जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या रहेगा? आद्य ऐतिहासिक काल में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम पहले जो हमने आपको पाषाण काल पढ़ाया था उसका थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास के जनक कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को इतिहास के जनक कहा जाता है। और हमने इतिहास को तीन भागों में बांटा था। हमने इतिहास को तीन भागों में बांटा था। प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री यानी हिस्टोरिक एज यानी ऐतिहासिक काल। तो प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल में हमने आपसे क्या बताया था कि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं थे, मतलब मनुष्य को लिखने पढ़ने का कोई भी ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन हम उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ नहीं सके हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता इसका एग्जाम्पल है। और प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल क्या है? प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल है पाषाण काल। उस समय मनुष्य को पढ़ने लिखने का कोई भी ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में ज्ञान था, लेकिन हम उनके लिखे हुए जो लिपि है उसको हम लोग नहीं पढ़ सके हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है? हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ भी सके हैं। तो क्या रहेगा? प्रागैतिहासिक काल में हमने लेखन किस आधार पर किया? लेकिन हमने किया केवल पुरातात्विक जो हमें स्रोत मिले हैं उसके आधार पर। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है? जैसे सिक्के, कोई इमारत, हमें कोई वस्तु मिल गई, जैसे कोई मृतभांड मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा, हमें कहीं दांत मिल गया, हमें किसी फसल के अवशेष मिल गए, कोई हमें हथियार मिल गया, उसके आधार पर हमने इतिहास का लेखन किया है प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल में। और आद्य ऐतिहासिक काल में हमने कैसे किया? हमें लिपि तो मिली लेकिन हम पढ़ नहीं सके, तो हमने पुनः इतिहास लेखन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही किया है। और तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें हम पढ़ भी सके हैं। इसके साथ साथ हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं। तो जो हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उनकी लिखित स्रोतों के द्वारा पुष्टि हो गई, तो ये सबसे प्रमाणिक काल के तौर पर सामने आता है। तो हम प्रागैतिहासिक काल के जनक के बारे में जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, ये जो तीनों अलग अलग काल हैं, इनके अलग अलग जनक भी माने गए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत में सबसे पहले 1863 में पलवरम नामक एक स्थान है, वहाँ से हस्त कुठार यानी हैंडेक्स पाया था। ये पाषाण कालीन था, तो सबसे पहले इन्हें मिला था। इन्हें सबसे पहले साक्ष्य खोजे, इसलिए इन्हें रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक के तौर पर संज्ञा दी जाती है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? जॉन मार्शल आद्य ऐतिहासिक काल के जनक के रूप में सामने आते हैं। मतलब जॉन मार्शल को आद्य ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि इन्होंने जो सैंधव सभ्यता थी उसका नामकरण इन्हीं ने किया था, इसलिए इन्हें आद्य ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। उसके बाद जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है? ये ऐतिहासिक काल का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इन्हीं को इतिहास के जनक भी मानते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल में ही हमें सबसे लिखित और प्रमाणिक काल है ऐतिहासिक काल, और हमें लगभग सबसे ज़्यादा पढ़ना इसी में। हालांकि अगर समय सीमा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा काल क्या रहेगा? पाषाण काल, जो 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर लगभग कहाँ तक आता है? लगभग 4000 ईसा पूर्व तक आता है। फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल लगभग 2-2.5 हज़ार साल, 3000 साल तक रहता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल शुरू होता है। तो सबसे बड़ा समय काल तो प्रागैतिहासिक काल है, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई है ऐतिहासिक काल की प्राप्त हुई है। इसलिए इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया है। शायद यूनान के रहे हैं हेरोडोटस, तो इन्होंने, इसलिए इन्हें इतिहास के जनक के तौर पर भी इन्हें सम्मान दिया जाता है, यानी इतिहास के जनक की इन्हें संज्ञा दी जाती है। तो अब हम चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। हमने आपको प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बांटा था? एक पुरापाषाण काल में बांटा था, एक मध्य पाषाण काल में बांटा था, एक
नवपाषाण काल में बांटा था और एक हमने बांटा था, एक अलग था इससे, ताम्रपाषाण काल में हमने बांटा था। तो सबसे पहले हम पुरापाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं। पुरापाषाण काल में क्या हुआ था? पुरापाषाण काल में सबसे पहले जो मानव था वो किस रूप में था? आदि मानव के रूप में मानव रहता था। खाद्य संग्राहक के रूप में, खाद्य मतलब भोजन की तलाश में भटकता रहता था, शिकार करता था, यायावरी जीवन जीता था। यायावरी जीवन का मतलब है एक स्थान पर टिक के नहीं रहना, कभी आज यहाँ कल वहाँ, जहाँ उसे भोजन मिल जाता था वो वहीं पर पहुँच जाता था। तो ये आदि मानव के रूप में था। लेकिन इस काल में, पुरापाषाण काल में, मानव ने आग की खोज कर ली थी। लेकिन आग की खोज तो इसमें कर ली थी, लेकिन आग का प्रयोग बेहतर तरीके से उसने नवपाषाण काल में सीखा। ठीक है। और इस समय जो पुरापाषाण काल में जो हथियार थे वो बेडौल तरीके से थे, मतलब पत्थर का कोई भी टुकड़ा उठा लिया उससे शिकार कर रहा है, इस तरीके से हथियार थे। उसके बाद हम मध्यपाषाण काल में आते हैं। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ? पत्थर के जो हथियार थे बहुत ही छोटे, बेहतर तरीके से बना लिए गए, छोटे छोटे पत्थर के हथियार, उनसे वो शिकार करने लगा। और इसी समय आद्य ऐतिहासिक काल में हमें क्या और देखने को मिलता है? आद्य ऐतिहासिक काल में हमें अंत्येष्टि संस्कार के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार, मानव जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं, उसमें सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार को कहते हैं। इसे हम अंतिम संस्कार भी कहते हैं। तो मतलब अंत्येष्टि संस्कार अर्थात सवाधान के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और मध्यपाषाण काल में हमें और क्या मिला है? और मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। कहाँ से? हमने आपको बताया था आदमगढ़ नामक एक जगह बताई थी जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, और बागोर नामक एक जगह बताई थी जो भीलवाड़ा राजस्थान में। यहाँ से हमें मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं, तो हम बताएंगे आदमगढ़ और बागोर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल में एक क्रांति हो गई जिससे हम नवपाषाणकालीन क्रांति कहते हैं। क्रांति क्या हो गई? यहाँ पर कृषि की खोज हो गई। कृषि की खोज होने से क्या हुआ? कृषि की खोज होने से मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया। जो मानव यायावरी जीवन जीता था, यहाँ वो भटकता रहता था भोजन की तलाश में, अब उसे एक स्थान पर रहकर ही उसे भोजन मिलने लगा कृषि की वजह से। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है मानव के जीवन में। तो कृषि की खोज हुई, तो कृषि की खोज होने से मानव के जीवन में जब स्थायित्व आ गया तो उससे आवास की आवश्यकता महसूस हुई। आवास की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक पालतू जानवर बनाया। तो मनुष्य ने सबसे पहला पालतू जानवर किसे बनाया था? कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहला पालतू जानवर बनाया। इसके साथ साथ उसने सामान ढोने के लिए पहिया की खोज की। पहिया की खोज से क्या हुआ? कुम्हार के चाक जो रहता है जिस पर कुम्हार बर्तन बनाता है, तो कुम्हार का चाक बना और उस पर बर्तन बनने लगे। तो हमें यहाँ से मृदभांड भी मिलते हैं। मतलब जब कृषि हुई तो कृषि अधिशेष बचा तो उसे रखने के लिए, या कृषि से जैसे मान लीजिए हमें गेहूँ रखने के लिए कोई पात्र की ज़रूरत पड़ती है, तो इन लोगों ने चाक के माध्यम से मनका अर्थात मटका बनाए अपने कृषि के जो अधिशेष बचा उसके लिए, जो भी कृषि फसल है उसे रखने के लिए मटके वगैरह बनाए। तो हमें यहाँ पे मनका की खोज हो जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय तांबे की खोज हो जाती है। मनुष्य द्वारा जो प्रयुक्त प्रथम धातु थी वो तांबा थी, मतलब खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी। तो इस समय तांबा और पाषाण यानी पत्थर से के प्रयोग से औजार बनने लगते हैं, तो इसे ताम्रपाषाण काल की हमने संज्ञा दी है। इसके अलावा हम कुछ और प्रश्न देख लेते हैं पाषाण काल से, फिर हम आपको आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ाना शुरू करेंगे। तो मानव द्वारा हमने बताई प्रथम खोजी गई धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रथम खोजी गई धातु अभी हमने बताया कौन सी थी? तांबा। तांबा बताया। मानव द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार आग का। आविष्कार ये कब हुआ था? पुरापाषाण काल में, लेकिन इसका बेहतर प्रयोग, आग का बेहतर प्रयोग कब सीखे थे? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर, अभी हमने आपको बताया कि कुत्ता पालतू बनाया गया तो कुत्ता रहेगा। इसके द्वारा मानव द्वारा बोई गई प्रथम फसल, मानव द्वारा बोई गई जो प्रथम फसल है
जौ और गेहूँ। ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के हमें साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के साक्ष्य हमें मिलते हैं भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में हैं, याद रखिएगा। हमने आपसे बताया क्या है प्रागैतिहासिक काल के जनक? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है। और इसके अलावा पंजाब की जो सोहन घाटी है एक पाकिस्तान में, उससे हमें चॉपिंग पेबल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आया भी है क्या, कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर त्रियुगी विभाजन किया है। किसने किया है त्रियुगी विभाजन? ये किया है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने। ठीक है, नाम याद रखिए, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। इनने क्या किया था? इनने पाषाण काल को, मतलब प्रागैतिहासिक काल को तो पाषाण काल कहा ही था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल को इन्होंने कांस्य युग कहा था, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता वाले कांसे का प्रयोग करते थे, तो कांस्य युग कहा। फिर इन्होंने ऐतिहासिक काल को लौह युग कह दिया, क्योंकि ऐतिहासिक काल वाले लोहे के प्रयोग से परिचित थे। आद्य ऐतिहासिक काल वाले यानी सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। इसके बाद भीमबेटका में हमने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला मिली है। भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। बुर्जहोम नामक एक स्थान है, पाषाणकालीन स्थल है ये बुर्जहोम नामक। लेकिन ये जो पाषाणकालीन स्थल है किसका है? नव पाषाणकालीन स्थल है बुर्जहोम। यहाँ से हमें क्या मिलता है? बुर्जहोम से हमें मिला है गर्तावास, यानी गड्ढा युक्त घर, गड्ढे वाले घर हमें गर्तावास मिले हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार, कि मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हम बताएंगे कहाँ मिले हैं, बुर्जहोम में मिले हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमें राख के टीले कहाँ से देखने को मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल में? तो हम बता देंगे संगनकल्लू, जो वेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर? कर्नाटक में है। वेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के संगनकल्लू, पिकलीहल और इतनूर, ये सब हमने आपको जो कल की क्लास बताई थी उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। उसमें आप क्लास को देख सकते हैं। आपको PDF चाहिए हो इसकी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर PDF भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? कौन? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये है भोपाल मध्य प्रदेश में। और एक और जानकारी, आप हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको हम डेली नई जानकारियाँ, क्विज, किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में, करंट अफेयर वहाँ पर भी अपडेट करते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और एक प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं प्रागैतिहासिक काल शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? हमें लहुरा देव में मिलते हैं। लहुरा देव में हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। लहुरा देव कहाँ पर है? लहुरा देव है संत कबीर नगर, ये जिला का नाम है संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। और ये साक्ष्य कितने पुराने हैं? साक्ष्य जो हैं ये 9000 BC से लेके 7000 BC के बीच के ये साक्ष्य हैं। ठीक है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। इसके पहले जब ये नवीनतम खोजों के आधार पर ज्ञात किया गया, लेकिन जब ये नहीं ज्ञात हुआ था, इसके पहले 7000 BC में हमें सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले थे। मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले थे। गेहूँ
के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले थे। और चावल के साक्ष्य हमें इस नवीनतम खोजों के पूर्व कहाँ मिले थे? ये मिले थे हमें ओल डिहवा, ये जो प्रयागराज की बेलन घाटी है उसके तट पर स्थित था। ये जो साक्ष्य थे ये 6500 ईसा पूर्व के थे। तो अब हम चलते हैं किस बारे में? अब हम चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? हमने आपको बताया अभी। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को हमारे द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री एज, उस काल को हम कहते हैं जहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे द्वारा उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। तो इतिहास का लेखन हमने किस आधार पर किया? पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हमने इतिहास का लेखन किया है। और जो सैंधव सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ की जो लिपि है उसे हम लोग अभी पढ़ नहीं सके। हम लोगों के द्वारा अभी सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता की जो सर्वप्रथम जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसन नामक एक शख्स था, जिन्होंने 1826 में हमें बताया कि यहाँ पर हमें एक टीला के रूप में उन्होंने जानकारी दी थी। किस टीले के रूप में? हड़प्पा टीले की उन्होंने जानकारी दी थी। तो सर्वप्रथम जानकारी किसने दी सैंधव सभ्यता की? चार्ल्स मैसन ने, इन्होंने 1826 में दी। इसके बाद जब लाहौर और कराची के बीच रेल लाइन बिछ रही थी, कब? 1856 के दौरान तो यहाँ पर एक उन्नत सभ्यता होने का बारे में जानकारी किसने दी? दो भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इनने बताया कि यहाँ पे एक उन्नत सभ्यता है, इसके बारे में जानकारी जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने दी। तो सबसे पहले किसने जानकारी दी? हमने बताया चार्ल्स मैसन ने। उसके 30 साल बाद लगभग जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तब दो भाई जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने यहाँ प्राचीनतम उन्नत सभ्यता होने के बारे में बताया कि एक उन्नत सभ्यता है यहाँ पे। तो फिर उसमें क्या होता है, जेम्स कनिंघम रहते हैं, वो सैंधव सभ्यता के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने जाते हैं। तो सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण जो किया था जेम्स कनिंघम ने किया था, याद रखिएगा, जेम्स कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। और नामकरण फिर किसने किया? नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया कौन सा शहर था? हड़प्पा जो शहर था वो सबसे पहला खोजा गया शहर था, इसलिए जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नामकरण किया। और जॉन मार्शल को क्या कहते हैं? इसी वजह से जॉन मार्शल को आद्य ऐतिहासिक काल का पिता, आद्य ऐतिहासिक काल का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसके आगे चलते हैं। लेकिन फिर खुदाई किसने की? खुदाई की थी सबसे पहले हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी 1921 में की थी। किसने? दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। किसकी? हड़प्पा की खुदाई की थी। और सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया था। तो हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया, तो नामकरण क्या हुआ इस सभ्यता का? हड़प्पा। क्योंकि अभी तक केवल एकमात्र शहर 1921 में हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा शहर का नाम रख दिया। क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें और ज़्यादा शहर मिलेंगे, लेकिन लगभग 1 साल बाद ही हमें 1922 में हमें मोहनजोदड़ो मिल जाता है। तो अब हम बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इंग्लिश में से कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका और एक दूसरा नाम क्या है? इसका और क्या दूसरा नाम है? हड़प्पा सभ्यता। और इसे क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग कांसे के प्रयोग से बेहतर तरीके से परिचित थे। इन्हें पता था कि तांबा में टिन मिलाने से कांसा हमें प्राप्त होता है। ये लोग कांसा बनाना बेहतर तरीके से जानते थे और कांसे का अच्छे तरीके से बड़ी मात्रा में इस्तेमाल भी करते थे। इसलिए इस सभ्यता को क्या हमने कहा है? इस सभ्यता को हमने कांस्य युगीन सभ्यता कहा है। हमने आपको बताया था किसके बारे में? जो क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन था, उन्होंने त्रियुगी विभाजन किया था इतिहास का।
सबसे पहले क्या पाषाण काल, फिर सबसे पहले पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग, तीसरा लौह युग। तो कांस्य युग जो है इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही यानी आद्य ऐतिहासिक काल के लिए ही प्रयोग किया है। अब इस सभ्यता को जब हमने पहले हड़प्पा सभ्यता रख दिया, फिर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार हो गया, क्योंकि जो इसके अन्य फिर स्थल खोजे गए समय समय पर, वो स्थल क्या थे, सिंधु या उसकी सहायक नदियों यानी सिंधु नदी के तंत्र के अगल बगल ही थे। मतलब जो भी नदियाँ थी वो अंतिम रूप से सिंधु में ही मिल जाती थी। ठीक है, जो नदियाँ थी वो अंतिम रूप से सिंधु में ही मिल जाती थी। जैसे कौन कौन सी नदियाँ थी, जैसे मान लीजिए आप चिनाब मान लीजिए, दास्क नदी मान लीजिए, सतलज नदी मान लीजिए, भोगवा नदी मान लीजिए, ये सब अंतिम रूप से किस में मिल जाती थी, अंतिम रूप से मिल जाती थी किसमें, सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी के तंत्र के आसपास ये विकसित सभ्यता थी। जब हमने बाकी शहर खोजे जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, बनावली, सुरकोटदा, सुतकांगेडोर, तो ये जो हैं ये सब सिंधु नदी तंत्र के आसपास विकसित थे। पहले क्या होता था, पहले जो सभ्यताओं का विकास होता था वो नदी के आसपास ही होता था। जहाँ पानी की, नदी के आसपास क्यों होता था, क्योंकि नदी के आसपास उन्हें पानी का स्रोत उपलब्ध हो जाता था, और दूसरा था वहाँ पे नदी में हर साल जब नया जल आता था बारिश के टाइम, तो वहाँ पे जो नई नई मिट्टी आती थी वो बहुत ही फर्टाइल मतलब उपजाऊ होती थी। उससे उन्हें कृषि में बहुत अधिक लाभ मिलता था, खाद्य सुरक्षा उन्हें उससे मिल जाती थी, और जो सिंचाई के साधन के रूप में जल का इस्तेमाल होता था। इसके अलावा रोज़ाना यूज के लिए तो जल का इस्तेमाल होता ही था। इसके अलावा जल परिवहन के रूप में, मतलब नाव, जहाज़, व्यापार के लिए जब हम जाते थे तो जल परिवहन के रूप में भी नदियों का इस्तेमाल किया जा सकता था। तो जो सभ्यताएं थी सब अधिकतर नदियों के किनारे ही प्राचीन समय में विकसित हुई हैं। आज के समय में तो हमने पानी को पाइपलाइन के द्वारा चाहे यहाँ पे खींच लेते हैं इस तरीके से, नहीं तो पहले जो सभ्यताएं थी वो सब नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। पहले आप देखते थे कि हर गांव में एक दो तालाब होते थे। जब पानी की सुविधा नहीं थी, तालाब होते थे, कुएं खोदे जाते थे, तो आदमी वहीं पर रहता था जहाँ पे हमें पानी की उपलब्धता हो। तो हम चलते हैं इसकी कालावधि के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से निर्धारण किया है। अलग अलग विद्वानों ने बताया है कि इसका सब कालक्रम अलग अलग तरीके से निर्धारित किया है, लेकिन जो हमने रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा जो सर्वमान्य कालक्रम है, इसका 2500 BC से 1750 BC। आप BC के बारे में तो आप AD और BC के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन थोड़ी एक बार और बता देते हैं। BC जो होता है वो इसका अर्थ होता है ईसा पूर्व, और AD यानी एनो डोमिनी मतलब ईसवी, मतलब ईसा के बाद। क्या होता है, जैसे एक ये मान लीजिए रेखा है, हमने यहाँ पर 0 मान लिया, इसे हमने मान लिया ईसा मसीह का जन्म से यहाँ पे 0 मान लिया। तो इसके बाद जैसे बढ़ेंगे यानी 1 2 3 कर के मान लीजिए आज हम 2023 में बैठे हैं, तो ये बढ़ता हुआ आया है। तो ये सब क्या रहा जाएगा, ये सब AD यानी ईसवी में आएगा। और ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये ले जाके मान लीजिए हम 2500 BC की बात कर रहे हैं, तो 2500 BC पे ये रहेगा। तो 2500 BC के बाद क्या आता है, 2500 BC के बाद 2400 BC आएगा, फिर 2300 BC आएगा, फिर 2200 BC आएगा। इस प्रकार से घट के ये 0 तक आएगा। फिर इसके बाद ये BC यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो 100 AD यानी 100 AD 200 AD इस तरीके से 2023 AD तक आएगा। तो जब हम लिखेंगे, मान लीजिए हमने लिखा 2500 BC, तो हम ये कितने समय को कहेंगे कि कितने साल पुराना है ये 2500 BC। 2500 BC हो जाएगा। ये 2500 तो रहा ही, ये ईसा की पूर्व 2500 प्लस 2023, तो ये मान लीजिए 3 2 5 4 लगभग 4523 वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं, लगभग 4500 वर्ष पूर्व मान लीजिए। लेकिन अगर हम ये मान लीजिए अगर हम AD 100 AD की बात करें, आज से
तो 100 AD में 2023 में हम 100 को घटा देंगे तो क्या होगा, 3-2 लगभग 1923 साल पुरानी बात हम करेंगे 100 AD में। लेकिन 2500 BC में हम बात करेंगे 4500 पुरानी, या 100 BC मान लीजिए, 100 BC में हम बात करेंगे क्या, 100 जुड़ जाएगा 2023 में, तो बात हो जाएगी लगभग 2123 साल पुरानी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, हम कहाँ पर थे, हाँ ये काल अवधि हमने बता दी। काल अवधि क्या है, 2500 BC से 1750 BC, यही सर्वमान्य काल अवधि है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। हमने एक ये भारत का बनाया हुआ है नक्शा, और इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए, सबसे पहले खोजा गया शहर हमने आपको हड़प्पा बताया, ये है। मोहनजोदड़ो ये है। चनहूदड़ो, सुरकोटदा, लोथल, भगतराव या दैमाबाद, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, रोपड़, मांडा, मेहरगढ़, सुतकांगेडोर। तो देखिए ये जो है, इसमें क्या था, ये जो मांडा शहर था ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर था, याद रखिएगा, उत्तरी शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये भगतराव या दैमाबाद ये जो था, ये सबसे दक्षिणी शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये सुतकांगेडोर ये जो है, ये सबसे पश्चिमी शहर था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये जो आलमगीरपुर आपको दिख रहा है, ये सबसे पूर्वी शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे उत्तरी शहर मांडा, सबसे दक्षिणी शहर भगतराव या दैमाबाद, सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी शहर सिंधु घाटी सभ्यता का सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में, मकरान तट के पास। और मांडा कहाँ है, मांडा के बारे में बात कर लेते हैं। मांडा है जम्मू कश्मीर में, ये सबसे उत्तरी शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। स्थल कहना ज़्यादा उचित रहेगा, शहर नहीं, स्थल। आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, और दैमाबाद या भगतराव जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। तब हम ये जान लेते हैं कि ये जो स्थल हैं, पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल क्या है, आलमगीरपुर है। ये कौन सी नदी के किनारे, ये हिंडन नदी के किनारे है। और ये आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद हम जान लेते हैं सबसे दक्षिणी शहर दैमाबाद कहाँ पे है, दैमाबाद है महाराष्ट्र में। और नदी कौन सी है, प्रवरा नदी है दैमाबाद, जिसके तट पर स्थित है। उसके बाद सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर नदी कौन सी है, यहाँ पे दास्क। और सबसे उत्तरी शहर है मांडा। मांडा किस नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का विस्तार हो गया कि कहाँ तक विस्तृत थी। अब हम इस सभ्यता को देखा जाए तो ये एक तरीके से लगभग त्रिभुज की आकृति हमें प्राप्त होती है इन सबको मिलाने पर। कुछ जो हालांकि बाहर रह जाते हैं त्रिभुज से, लेकिन लगभग एक त्रिभुजाकार आकृति हमें प्राप्त होती है। तो हमें जब त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होगी तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम आकार क्या कह देंगे, त्रिभुजाकार कह देंगे। ठीक है, त्रिभुजाकार कह देंगे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था, वो क्षेत्रफल कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिंधु सभ्यता के अभी तक लगभग कितने स्थल खोजे गए हैं, लगभग 350 स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं। और जिनमें से सर्वाधिक जो स्थल हैं कहाँ पर हैं, गुजरात राज्य में सर्वाधिक स्थल हैं। तो सर्वाधिक शहर जो हैं गुजरात राज्य में हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। आकार क्या है, लगभग त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और सर्वाधिक शहर गुजरात में हैं। इसके बाद हम चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्या है, सैंधव सभ्यता। ये जो है ये भी याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। किस सभ्यता की समकालीन थी सैंधव सभ्यता? सैंधव सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी।
ये हम कैसे जान सके हैं? क्योंकि मेसोपोटामिया और मिस्र में सिंधु सभ्यता के समय की कुछ मोहर वगैरह मिली हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हालांकि फारस की मोहर मिली है, लेकिन हमें मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, और हमें वहाँ कुछ मोहर वगैरह मिली हैं, जिससे हमें ये पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। अब हम सैंधव सभ्यता का विस्तार जान लेते हैं। सैंधव सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है? सैंधव सभ्यता का विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस क्षेत्र में है? बलूचिस्तान क्षेत्र में है, पंजाब क्षेत्र में है और सिंध क्षेत्र में है। कहाँ पर है पाकिस्तान के? बलूचिस्तान क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में, ये पाकिस्तान में। और भारत में सभ्यता का विस्तार कहाँ पर है? भारत में जो सभ्यता का विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, पंजाब में, गुजरात में। गुजरात में तो सर्वाधिक शहर मिले हैं, सर्वाधिक स्थल मिले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के। राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, पश्चिमी यूपी में, जम्मू कश्मीर में और महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता का विस्तार हमें भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलता है। आगे चलते हैं। पहली खुदाई की हम बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि पहली खुदाई किसने की थी? सर दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। कौन सा सबसे पहला शहर जो खोजा गया था? वो खोजा गया था हड़प्पा शहर जो था, वो सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसी वजह से इस सभ्यता का नामकरण क्या हुआ है? हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले इसका नामकरण कर दिया गया। बाद के जब सिंधु नदी के तंत्र के आसपास हमें बहुत से शहर मिले, तब इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। तो पहली खुदाई जो हुई हड़प्पा में हुई। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा गया है क्वेश्चन। तो किस नदी के किनारे हड़प्पा? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खुदाई किसने की? 1921 में सर दयाराम साहनी ने की, और यही सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर था। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। और ये जो हड़प्पा है ये वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में ये मांटगोमरी ज़िला पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का ये ज़िला है मांटगोमरी, उस जगह पर है। अब हम हड़प्पा से देख लेते हैं हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा स्थल से हमें जो साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से? हमें हड़प्पा से मिला है मातृ देवी की मूर्ति। कौन सी मूर्ति? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसी को हम उर्वरता देवी की मूर्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक मूर्ति मिली है जिसमें गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो इसे मातृ देवी की मूर्ति या उर्वरता देवी की मूर्ति भी कहते हैं। यहाँ से हमें RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला है। RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला है। यहाँ पे लाशें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मतलब लगाई गई थी, दफनाई गई थी। तो इसे हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? RH-37 कब्रिस्तान का नाम दे दिया है। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या मिलता है? इसके अलावा हमें यहाँ पे श्रमिक आवास मिलते हैं। हड़प्पा में हमें श्रमिक आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें, क्योंकि यह कब्रिस्तान मिला है, तो हमें यहाँ ताबूत वगैरह के साक्ष्य भी मिले हैं। और हमें हड़प्पा से क्या मिलता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। हमें हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य भी हमें मिले हुए हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा में हमें और क्या मिला हुआ है? हड़प्पा में हमें कुम्हार का चाक मिला हुआ है। कुम्हार का चाक मिलने से क्या हुआ? कुम्हार का चाक मिला हुआ है हमें हड़प्पा सभ्यता में। और हमें यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला हुआ है? अन्नागार मिला हुआ है, जहाँ पे 2 पंक्तियों में 6 कमरे थे। कुल मिलाकर 12 कमरे अन्नागार के रूप में प्रयुक्त होते थे। हमें ये इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है। 12 कमरों का एक हमें अन्नागार मिला हुआ है। इसके अलावा हमें 2 टीलों का साक्ष्य मिलता है। कौन कौन से टीले हैं? एक पूर्वी टीला कहलाता है, एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को हमने नाम क्या दिया है? पूर्वी टीला को हम नगर टीला भी कहते हैं, नगर टीला। और पश्चिमी टीला को हम किला टीला भी कहते हैं। तो यहाँ पे आमजन रहते थे, यहाँ पर प्रभुत्व वर्ग वाले लोग रहते थे। तो एक बार हम फिर से हड़प्पा को रिवीजन करेंगे। हड़प्पा की जो खुदाई की थी 1921 में सर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और
यहाँ पे हमें क्या इसी वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा में हमें किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले? हमने आपको बताया मातृ देवी की मूर्ति मिली है, यानी उर्वरता की देवी। हमें मिला है RH-37 कब्रिस्तान। इसके अलावा हमें क्या मिला है? श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। श्रमिक आवास के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। कब्रिस्तान मिला है, तो हमें ताबूत भी मिले हैं यहाँ से। कुम्हार का हमें चाक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अन्नागार मिला है। कुल 12 कमरों का, 2 पंक्तियों में 6-6 कमरे बने हुए थे। 2 टीलों का साक्ष्य मिला हुआ है। जो पूर्वी टीला था उसे हम नगर टीला कहते हैं, और जो पश्चिमी टीला था उसे हम दुर्ग टीला कहते हैं। और यहाँ से शंख का बना बैल वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे ये जो हमने लिखा हुआ है, ये हमने हड़प्पा स्थल, नदी, खोज वर्ष और खोजकर्ता, जो आपको एक जगह पूरे कंबाइंड रूप में मिल जाएगा, तो हमने इसलिए लिख दिया है। तो इसे हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके बाद मोहनजोदड़ो आपको पढ़ाएंगे। तो हड़प्पा जो है 1921 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और ये किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का गलीचा भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? ये डायरेक्ट सिंधु नदी के किनारे ही स्थित था। इसकी खोज 1922 में की गई थी। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। चनहुदड़ो जो शहर है, ये भी कहाँ पे स्थित था? ये भी स्थित था सिंधु नदी के तट पर ही डायरेक्ट स्थित था। 1931 में इसकी खोज की जाती है। किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की जाती है। इसके बाद हम आते हैं रोपड़ में। रोपड़ हमें प्राप्त हुआ, ये भारत में पंजाब जो है उस क्षेत्र में हमें रोपड़ प्राप्त हुआ। रोपड़ का जो आधुनिक नाम है क्या है? रूपनगर। और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। 1950 में इसको खोजा था यज्ञदत्त शर्मा ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। बनावली जो है, बनावली कहाँ पे? हरियाणा में है। और ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और इसको 1973 में खोजा गया था। किसके द्वारा? ये खोजा गया था RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट यानी RS बिष्ट के द्वारा बनावली को खोजा गया था। बनावली को एक बार फिर से देख लेते हैं। बनावली रंगोई नदी के किनारे 1973 में RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोजा गया शहर, और ये वर्तमान में हरियाणा में है। ठीक है। कालीबंगा के बारे में बात कर लेते हैं। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इस स्थल का नाम कालीबंगा इसलिए रखा गया क्योंकि हमें यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। और इसकी जो खोज की थी 1953 में अमलानंद घोष जी के द्वारा की गई थी। और जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम चलते हैं धौलावीरा में। धौलावीरा जो है क्या है? धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। और 1969 में इसकी खोज JP जोशी यानी जगपति जोशी के द्वारा की गई। अब ये बात याद रखिएगा, जो धौलावीरा है, धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा। और इसके अलावा राखीगढ़ी का भी यहाँ जिक्र कर देते हैं। राखीगढ़ी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात स्थलों में भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। मतलब ये भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। कुल मिला के सबसे बड़ा स्थल कौन है? धौलावीरा। और सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। धौलावीरा हो गया। सुरकोटदा जो है, सुरकोटदा ये है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1964 में इसकी खोज भी JP जोशी यानी जगपति जोशी ने की है। JP जोशी ने और क्या खोजा था? धौलावीरा खोजा था 1969 में। इसके अलावा लोथल के बारे में हम बात कर लेते हैं। लोथल की खोज की थी R राव ने 1953 में। कब? 1953 में R राव ने लोथल नामक स्थल की खोज की थी। लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल था लोथल।
इसी को हम व्यापारिक शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से जो भी जहाज़ वगैरह जाते थे इसी शहर से जाते थे, तो इसे व्यापारिक शहर भी कहा जाता है। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, राखी गढ़ी के बारे में बात करते हैं। राखी गढ़ी अभी हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता के समस्त ज्ञात स्थलों में सबसे बड़ा, मतलब भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है ये वर्तमान में राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी जो है वर्तमान में हरियाणा राज्य में है, और ये कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी की खोज की थी 1969 में सूरज भान जी के द्वारा राखी गढ़ी को खोजा गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर जो है ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। और सुत कांगेडोर क्या है? मकरान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मकरान तट पर स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है ये? दास्क नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? R.L. स्टाइन ने। याद रखिएगा, R.L. स्टाइन ने इसकी खोज की थी। तो अब हम चलते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। हमने आपको हड़प्पा बता दिया। हड़प्पा जो पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो जो मोहनजोदड़ो है, हमें यहाँ से बड़ी संख्या में कंकाल वगैरह प्राप्त हुए हैं, मतलब एक टीला मिला है, वहाँ पे हमें बहुत सारी लाशें वगैरह मिली हैं। और ये एक तरीके से ये मतलब लाशें ही मिली हैं मृतकों की। ये कब्रिस्तान में व्यवस्थित रूप से दफन नहीं थे। ये लगभग किसी का हाथ गायब, इस तरीके से लाश, किसी का पैर गायब, मतलब हमें यहाँ से युद्ध के प्रमाण भी एक तरीके से मिले हैं कि किसी ने मार के इन सबको सामूहिक रूप से दफना दिया है। तो ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो का सबसे पहले मान लीजिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? ये डायरेक्ट सिंधु नदी के किनारे है। वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति है कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में किस जगह? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना ज़िला पड़ता है। याद रखिएगा, लरकाना ज़िला पड़ता है सिंध क्षेत्र में, वहाँ पर है। कहाँ पर है वर्तमान स्थिति? पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लरकाना ज़िले में इसकी वर्तमान स्थिति है। सिंध प्रांत होगा यहाँ पर, सिंध प्रांत में यानी सिंध क्षेत्र में लरकाना ज़िला में इसकी स्थिति है। और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के तट पर ही जानना काफ़ी होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। क्योंकि कई बार अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो मैचिंग में दे देता है, इस तरफ शहर और इस तरफ नदी। तो हमें मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा के खोजने के लगभग 1 साल बाद ही कर ली गई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो शहर को खोज लिया गया था। और ये किसने खोजा था? ये राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से? मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल अन्नागार मिला है। हमें अन्नागार तो हड़प्पा से भी मिला है, लेकिन जो हड़प्पा का अन्नागार है वो केवल 6 करके 12 कमरों का हमें वहाँ पे अन्नागार मिला है। लेकिन ये जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है ये बहुत ही विशाल अन्नागार है। और अन्नागार जो है विशाल अन्नागार है, ये इतना बड़ा अन्नागार है कि इसे हम सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक वृहद स्नानागार मिला है। वृहद स्नानागार मिला है जो धार्मिक संबंधी स्नान, मतलब जब धर्मानुष्ठान वगैरह होते हैं उससे संबंधी स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। वृहद स्नानागार को देखकर, वृहद स्नानागार किस तरीके से बना था? इस तरीके से बना था और चारों तरफ से इसके लिए सीढ़ियाँ दी गई थी लोगों को उतरने वगैरह के लिए, जिससे वो जाकर कुंड में स्नान कर सकें। तो स्नानागार बना था। तो इसको देखकर जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल कौन? वही जॉन मार्शल जिसे प्रागैतिहासिक काल का जनक कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का नहीं, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल का जनक कहते हैं।
और जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था। तो जॉन मार्शल ने क्या कहा था? जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का बृहद स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण इसे कहा था। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास मिलने का आशय है कि एक तरीके से धार्मिक शहर था। दो तरीके से धार्मिक शहर के बारे में हम कह सकते हैं। कैसे? एक पुरोहित आवास मिला है और एक बृहद स्नानागार जो मिला है उसका उपयोग संभवतः धार्मिक इस अवसरों पर जो स्नान किया जाता है उसके लिए यूज किया जाता था। तो हमें यहाँ पर पुरोहित आवास मिला है, सभागार मिला है और यहाँ पर चौड़ी सड़क मिली है। इसकी जो लगभग चौड़ाई थी 9.15 मीटर थी, इसे हम राजपथ भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। तांबे का ढेर मिला है, संभवतः कांसा बनाने के लिए रखा गया था एक तांबे का ढेर मिला है। पुजारी की मूर्ति, क्योंकि एक धार्मिक शहर है तो यहाँ पे पुजारी की मूर्ति मिली है। और क्या मिली है? पुजारी की मूर्ति। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या मिला है? पशुपति शिव का अंकन मिला है। हमें एक मुद्रा अर्थात मुहर पर पशुपति शिव का अंकन मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो के बारे में हमने आपको क्या फैक्ट बताया था? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। तो ये याद रखिएगा। एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। वर्तमान स्थिति लरकाना ज़िला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसे खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में के जो सबसे बड़ा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य किस किस के मिले हैं? हमें विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, कांसे की नर्तकी मिली है, पुरोहित आवास मिला है, सभागार मिला है, चौड़ी सड़कें मिली हैं, सूती वस्त्र मिला है, तांबे का ढेर मिला है, पुजारी की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव का अंकन हमें मिला है। मुद्रा अर्थात मुहर पर पशुपति शिव का अंकन हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शहर क्या है? नेक्स्ट शहर है चनहुदड़ो। क्या है? चनहुदड़ो नेक्स्ट शहर है। तो चनहुदड़ो की खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने चनहुदड़ो की खोज की थी 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में चनहुदड़ो की खोज की थी। और चनहुदड़ो भी मोहनजोदड़ो की तरह सिंधु नदी के तट पर ही स्थित था। डायरेक्ट सिंधु नदी के तट पर ही स्थित था। और हमें यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? चनहुदड़ो से हमें लिपस्टिक मिली है, अर्थात हमें मेकअप का सामान मिला है। कौन कौन से साक्ष्य मिले? हमें लिपस्टिक मिली है, अर्थात मेकअप का सामान मिला है। अलंकृत हाथी मिला है, मतलब हाथी सजा हुआ हाथी मिला है, डिजाइनदार हाथी मिला हुआ है। सुई मिली हुई है। क्या मिली हुई है? सुई, जिसके द्वारा सिलाई की जाती है, सुई मिली हुई है। खिलौना मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? खिलौना। और यहाँ से हमें मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी मिली है। तो ये हमें जो खिलौना मिला है और मनका बनाने का कारखाना और जो भट्टी मिली है, इस वजह से हम चनहुदड़ो को औद्योगिक शहर का दर्जा देते हैं। और यही एक तरीके से उद्योग यहाँ पे लगे हुए थे, औद्योगिक शहर का दर्जा देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वक्राकार ईंट मिली है, वक्राकार ईंट मिली हुई है। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, क्या पूछा जाएगा कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह हमें कहाँ मिले हैं? तो बता दीजिएगा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह हमें चनहुदड़ो मिले हैं। और चनहुदड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक औद्योगिक शहर था। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है चनहुदड़ो के बारे में। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनके चारों ओर दुर्ग यानी बाउंड्री बनाई जाती थी, लेकिन चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जिसके चारों ओर कोई दीवार नहीं है। ये दुर्ग रहित है। याद रखिएगा, दुर्ग रहित पूछा जाए कौन सा शहर है तो हम बता देंगे चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो को एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु नदी के तट पर
चंदहुदड़ो स्थित है और इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा की गई। यहाँ पे जो प्रमुख साक्ष्य मिले हुए हैं, यहाँ पे मिली हुई लिपस्टिक अर्थात मेकअप का सामान, सुई मिली हुई है, अलंकृत हाथी मिला हुआ है, वक्राकार ईंट मिली हुई है, खिलौना मिला हुआ है, मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी मिली हुई है। खिलौना तथा मनका बनाने के कारखाने तथा भट्टी से क्या साबित होता है कि एक औद्योगिक शहर था। और यहाँ पे जो 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक्चुअली 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन है, तो औद्योगिक शहर हम बता देंगे कौन है, चंदहुदड़ो। दुर्ग रहित शहर कौन है, दुर्ग रहित एकमात्र शहर है, वो भी चंदहुदड़ो है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं, तो हम बता देंगे चंदहुदड़ो से। नेक्स्ट शहर के बारे में हम जान लेते हैं। नेक्स्ट शहर है कौन है, रोपड़। रोपड़ जो है, रोपड़ की खोज किसने की थी, रोपड़ की खोज जो की थी किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1950 में। और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है पंजाब में। आधुनिक इसका नाम क्या हो गया, रूपनगर नाम से अब ये जाना जाता है। तो रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है, रूपनगर नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में सतलज नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर स्थित है। और यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में इसकी खोज की थी। ठीक है, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो जानते हैं रोपड़ के बारे में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार आ चुका है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाने का साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाने का साक्ष्य हमें मिला है रोपड़ में। लेकिन जब हम प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल में जाते हैं तो हमें मानव के साथ उसका पालतू जानवर अर्थात पालतू कुत्ता दफनाने जो मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य सीधे मिला है वो दिया है बुर्जहोम में साक्ष्य मिला है। और बुर्जहोम में क्या, गर्तावास के हमें साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा रोपड़ से हमें क्या मिला है, रोपड़ से हमें मोहर मिली है सैलखड़ी की मोहर रोपड़ से मिली है। मृद भांड मिले हैं, ठीक है, छुरा मिला हुआ है। चर्ट के बटखरे, चर्ट तो नहीं पता, बटखरे वो होता है जिससे कोई सामान तौला जाता है, अब अभी इस समय बाट कहते हैं, ठीक है। तो बटखरे मिले हुए हैं। तांबे का बाणाग्र, मतलब बाण के आगे का हिस्सा जो है वो तांबे का बना हुआ था, तांबे का बाणाग्र ये मिला हुआ है। और कुल्हाड़ी भी हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हुई है। कहाँ से, रोपड़ से। तो रोपड़ के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो याद रखिएगा कि आधुनिक नाम रूपनगर, सतलज नदी के तट पर वर्तमान पंजाब भारत में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज 1950 में की थी। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाने के साक्ष्य सिंधु काल में हमें मिला है रोपड़ में, ये ज़रूर याद रखिएगा। बाकी तो ये आप फैक्ट पढ़ ही सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं बनावली। बनावली जो है, बनावली वर्तमान में कहाँ पर है, फतेहाबाद ज़िला हरियाणा में है। कहाँ पर है, फतेहाबाद ज़िला हरियाणा में है बनावली। और ये बनावली जो है कहाँ पर, रंगोई नदी के तट पर स्थित है। रंगोई नदी के तट पर बनावली स्थित है। और इसकी जो खोज करता हैं रविंद्र सिंह बिष्ट यानी RS बिष्ट हैं। इन्होंने 1973 में बनावली की खोज की थी। किसकी खोज की थी, 1973 में बनावली की खोज की थी। बनावली वर्तमान फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, रंगोई नदी के तट पर। 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया था क्या, बनावली। और बनावली जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थीं बिल्कुल समकोण पर काटती थीं, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। लेकिन बनावली ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। प्रश्न आता है कि तारांकित सड़कें मतलब स्टार शेप्ड सड़कें कहाँ पर हैं, तो हम बताएंगे बनावली में। ये प्रश्न आ चुका है कि स्टार शेप्ड जो सड़कें हैं कहाँ पर हमें मिलती हैं, यानी तारांकित सड़कें कहाँ पर हमें मिलती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से हमें मिलती हैं, तो हम बताएंगे बनावली से। तारांकित या स्टार शेप्ड कह सकते हैं, या सीधे सीधे कहें कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थीं। नालियाँ यहाँ पे खुली हुई थीं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ हर जगह ढकी हुई थीं, लेकिन यहाँ पे नालियाँ खुली हुई थीं। यहाँ से हमें क्या मिले हैं, यहाँ से हमें मोहरें और बटखरे मिले हैं,
तांबे का बाणाग्र मिला है, हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं, लाजवर्त तथा कार्नेलियन के मनके मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी यहाँ पे जो विशेषता है बनावली में, वो हमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीनों स्तरों का हमें यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। प्राक सैंधव सभ्यता स्थल मतलब सिंधु सभ्यता के पूर्व के, विकसित सैंधव सभ्यता स्थल विकसित अवस्था में थी जब सैंधव सभ्यता स्थल तब का, और उत्तर सैंधव सभ्यता स्थल यानी सैंधव सभ्यता स्थल वो जो सैंधव सभ्यता थी उसके बाद के भी हमें प्रमाण मिले हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें हम इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं बनावली के बारे में। बनावली रंगोई नदी के तट पर है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट, वर्तमान फतेहाबाद जिला हरियाणा। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सड़कें थी वो स्टार शेप्ड में थी, तारांकित सड़कें कहते हैं, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी कह लीजिए, नालियाँ खुली हुई थी। और यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी कि सिंधु सभ्यता के 3 स्तर यहाँ से प्राप्त होते हैं, तीनों स्तर प्राप्त होते हैं। प्राक सैंधव स्तर, विकसित सैंधव स्तर और उत्तर सैंधव स्तर मिलते हैं। और बाकी तो आप जानते हैं, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे का बाणाग्र, मोहरे एवं बटखरे, ये सब लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हमने आपसे बताया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ इस स्थान से हमें मिली हुई थी, इसलिए हमने कालीबंगा या इस स्थल का नाम कालीबंगा रख दिया। और ये वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। और ये कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। कब की थी? 1953 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा के बारे में फैक्ट जान लेते हैं कि हमें किस किस के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो हम बताएंगे कालीबंगा से मिले हुए हैं। जुता हुआ खेत मिला है तो यहाँ पे हल के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि अग्निकुंड एवं वेदिकाएँ हमें कहाँ मिली हुई हैं, तो हम बताएंगे ये मिले हुए हैं कालीबंगा में। यहाँ पे हमें चूड़ियाँ तो मिली ही हुई हैं और हमें यहाँ से ईंटें मिली हुई हैं। एक कच्ची और पक्की ईंटें दोनों तरीके की मिली हुई हैं। कच्ची ईंटों से वो लोग क्या करते थे? कच्ची ईंटों से घर वगैरह बनाते थे और पक्की ईंटों से उस जगह इस्तेमाल करते थे जहाँ पानी का अत्यधिक यूज होता है, जैसे स्नानागार, कुओं और नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। यहाँ से भी सेल खड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, मृद भांड के टुकड़े मिले हैं और भूकंप का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो इम्पॉर्टेंट जो है कालीबंगा के बारे में हम वो जान लेते हैं। बाकी आप PDF से देख के पढ़ सकते हैं या वीडियो पीछे करके दोबारा से पढ़ और सुन सकते हैं। तो कालीबंगा जो है, कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में। किस नदी के किनारे? ये बहुत पूछा जाता है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। और खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। 1953 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और जो है यहाँ से हमें जो मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हुए हैं। हमें अग्निकुंड तथा वेदिकाएँ मिली हुई हैं और हमें यहाँ से 2 प्रकार की ईंट, कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंट प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। ये सब इम्पोर्टेंट में आते हैं जो मैं फिर से रिवीजन कराते टाइम फैक्ट बता देता हूँ। ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें सुनिएगा और इस वीडियो को बार बार आप देखिएगा। आपको बार बार देखने से ये वीडियो तैयार हो जाएगा। और अगर आपको खुद के नोट्स बनाने हो तो आप वीडियो को सुनिए, पॉज करके लिखते जाइए, फिर सुनिए, फिर लिखते जाइए, या फिर पहले 1-2 बार अच्छे से सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगी क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इसमें से लिखना है। अगर आपको डायरेक्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको निःशुल्क नोट्स उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ये वाले। और इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और पाषाण काल के जो हमने आपको पढ़ा दिया है वीडियो, उसका हम इतिहास की प्लेलिस्ट ही आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर। और आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा
हमारे ट्विटर अकाउंट्स भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें भी हम ये वीडियोज़ वगैरह की लिंक प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियो के बारे में बताइए। तो हम चलते हैं किस पे चलते हैं, धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं धौलावीरा के बात करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो धौलावीरा जो है हम आपको सेकेंड पार्ट में अपलोड कर देंगे। सेकेंड पार्ट हम आपका आज शाम तक या कल सुबह पक्का हम आपको सेकेंड पार्ट डाल देंगे। सेकेंड पार्ट में कौन सा रहेगा? धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, फिर कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे, जैसे रंगपुर में हमें क्या मिला, मांडा में हमें क्या मिला, सूतकांगीडोर में हमें क्या मिला, और जो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे? हम सिंधु सभ्यता की जो धार्मिक विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिंधु सभ्यता की नगरीय विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं सिंधु सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, तो हम सिंधु सभ्यता की नगरीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सिंधु सभ्यता में कृषि और पशुपालन कैसा था उस बारे में बात करेंगे। समाज कैसा था, यातायात के साधन कौन से उपलब्ध थे, जीवन शैली कैसी थी, व्यापारी थे सिंधु सभ्यता वाले, तो व्यापार कैसा था, सिंधु सभ्यता का जो विदेशी व्यापार किस किस के साथ था, शासन क्या था, और सिंधु सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। क्लास आज शाम के या कल सुबह 100% अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रहेगा सिंधु सभ्यता की जो समकालीन, हमने आपको पढ़ाते टाइम बताया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो जो उस समय की सभ्यताएं समकालीन थी उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। और सिंधु सभ्यता के बारे में जो भी क्विज रहेंगे वो भी हम उस वीडियो में बताएंगे। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता के 3 वीडियो आपके पास हो जाएंगे, तो आप इन्हें बार बार देखिएगा, पूरा कंप्लीट सिंधु सभ्यता आपको मिल जाएगी। तीनों वीडियो को आप देख लेंगे तो तीनों वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।